अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी अच्छा आया, लाइक तो आप लोगों ने पूरे कर दिए, लेकिन मजाल है जो कमेंट अभी तक पूरे किए हों। तो यार अगर तुम लोग पढ़ के जाते हो तो एक लाइन अपने रिव्यू के लिए भी लिख दिया करो, ताकि राइटर का भी लिखा वसूल हो जाए। वैसे तो इधर उधर से तनकीद का निशाना बनाने के लिए आ जाते हैं मौलवी हाजी और ये वो फलाना ढिमकाना आ जाते हैं मुझे दर्श देने के लिए। हालांकि खूब पढ़ लेते हैं, फिर मज़े भी ले लेते हैं। और बस मैं उनसे यही कहूँगी कि यार तुम लोगों को नहीं पढ़ना है ना, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। लेकिन यहाँ आके नीचे उल्टा सीधा बोलना तुम लोगों को भी जेब नहीं देता और मेरा भी दिमाग घूम जाता। तो चलते हैं अपने नावल की किस्त की जानिब। सुबह के वक्त जब नाज़ली उसके कमरे में आई तो वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही थी। नाज़ली ने उसे उठाना चाहा क्योंकि सुबह के 8 बज चुके थे। सब लोग नाश्ते की टेबल पर आ पहुंचे थे। काफ़ी दिनों से वो सुबह के वक्त नाश्ते की टेबल से गायब रहती थी। इससे पहले कि इस बात की तरफ किसी का ध्यान जाता, नाज़ली खुद ही उसे सबके सामने लाना चाहती थी ताकि कोई भी उसकी तरफ मतवज्जा ना हो। जैसे ही वो आगे बढ़ी तो फर्श पर पड़ा। उसका पाजामा देखकर हैरान रह गई, लेकिन कुछ ही दूर सावरी की शर्ट भी रखी थी। ये शर्ट और पाजामा तो कल उसने जेब तन कर रखा था, ये नीचे क्यों पड़ा है? कुछ सोचकर उसने सावरी की तरफ देखा। चादर में इसका पूरा वजूद लिपटा हुआ था, मगर जैसे ही उसने नाज़ली की तरफ करवट ली तो सीने से चादर ढलक कर नीचे हो गई और गर्दन पर जा बुझा सुर्ख निशानात और बरहना कंधे देखकर वो सारी सिचुएशन समझ गई। गहरा सांस भर के इसके कपड़े उठाकर सोफे पर रखे और मुस्कुराकर उसे सोता छोड़कर कमरे से बाहर दरवाज़ा बंद करके चली आई। कुछ भी कह लो सावरी, चाहे तुम्हारा जो भी प्लान हो, तुम्हारा दिल जो मर्जी चाहता हो, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कुदरत का फैसला अटल है। मुझे यकीन है इस खानदान का वारिस तुम्हारे पेट से ही आएगा। यही तकदीर है और ऐसा होना ही बलोच खानदान की तकदीर बदलेगा। माँ, सारा सामान पैक हो गया। घर आते ही उसने शोर मचा दिया। वो जानता था जुनैरा पहले से ही सारा सामान पैक करके बैठी हुई थी, मगर फिर भी वो इधर उधर देखते हुए कोई ऐसी चीज़ तलाशना चाह रहा था जो ज़रूरी हो और उसका यहाँ भूल कर जाना उनके लिए परेशानी का सबब ना बने। मगर ऐसा कुछ भी नहीं था जो जुनैरा ने संभाला ना हो, क्योंकि अल्तमश से ज़्यादा वो हवेली के अंदर जाने के लिए बेताब थी। आखिरकार मेरा बेटा केस जीत गया। उसने फख्र से अपने बेटे की तरफ देखा। दिल में आग जल रही थी मगर लबों पर मुस्कुराहट थी। वो अपने बेटे के सामने ये नफरत अया नहीं करना चाहती थी, मगर बलोच हवेली के अंदर दाखिल होने का सुनकर उसका रोम रोम खड़ा हो गया था। नफरत की एक लहर वजूद में आ और दूसरी जा रही थी। दिल में मौजूद गुस्से और नफरत का एक ऐसा समंदर जिसका बरसों पुराना साकत पानी चंद लम्हों में ही ठाठे मारने लगा था। अरे वाह, आपने तो सब चीज़ें अच्छे तरीके से संभाल ली हैं। वेरी गुड माई ब्यूटीफुल मम्मा। अल्तमश ने करीब होकर जुनैरा के गाल खींचे। हाँ, हम यहाँ से रुखसत हो रहे हैं और मुझे उम्मीद है अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा मम्मा। माँ, अब हम यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे और ना ही अपनी पिछली ज़िंदगी में कभी मुड़कर देखेंगे। अपनी ज़िंदगी में जितनी मुश्किलें हमने देखनी थी देख ली, अब बारी उन लोगों की है। अल्तमश ने ये बात न जाने क्यों बोली थी, मगर जुनैरा के लिए वाकई ये ही हकीकत थी। अब बलोच खानदान की बर्बादी उसके हाथ में थी। वो किसी से बदला नहीं लेना चाहती थी सिवाय खालिद बलोच के, मगर घर के किसी और फर्द को सर पर चढ़ाने का भी इरादा नहीं था। आपने जो कहा था वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। शान इस वक्त अपने बाप के सामने मुजरिम की तरह खड़ा था, जैसे अभी तक बच्चे की खबर ना सुनाकर उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। हालांकि इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी। उसकी शादी को अभी 20 दिन ही हुए थे। अब इतनी जल्दी तो अगर उसके वजूद का कोई ज़र्रा अरीबा में दाखिल हो भी चुका है तब भी पता नहीं चलता। लेकिन खादिम बलोच तो हाथ पे सरसों जमाने वाली बात कर रहा था, जैसे अभी पल के झपकाएं और 9 महीने का काम 9 मिनटों में हो जाए। मुझे लफ्ज़ कोशिश से नफरत है। घर जाओ तो मुबशिर बोलता है मैं कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ आओ तो तुम बोलते हो मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कोशिश नहीं चाहिए। मेरे दोनों बेटे इतने निकम्मे कब से हो गए? मेरी एक बात ध्यान से सुन लो शान, तुम्हारी माँ मेरी मोहब्बत थी, लेकिन वो चौंका ख़ानदान से बाहर की औरत थी। इसी वजह से मैंने उससे की गई शादी को पोशीदा ही रखा। वो हमेशा मुझे कहती थी कि मैं उसे अपनी हवेली ले जाऊँ, ख़ानदान वालों के सामने ये इकरार करूँ कि वो भी मेरी बीवी है।
मगर वो इस दुनिया से ये हसरत लेकर ही मर गई। मैं चाहकर भी उसे बलोच खानदान का और अपना नाम नहीं दे सका। लेकिन अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें अपना और अपने खानदान का नाम दूँ, तो तुम्हें एक बच्चा पैदा करना होगा जिसमें बलोच खानदान का खून हो, वो बलोच खानदान की नस्ल से हो। अगर तुम ये कर पाती हो तो मैं तुम्हें अपना बेटा तस्लीम करूँगा पूरी दुनिया के सामने। पूरी दुनिया तुम्हें मेरी औलाद की पहचान से जानेगी, मगर उसके लिए तुम्हें अपनी मर्दानगी साबित करनी होगी। जिस दिन तुम ये मर्दानगी साबित करने में कामयाब हो गए, उस दिन मैं तुम्हें हवेली ले जाऊंगा और फिर तुम्हारी माँ की अधूरी सारी हसरतें पूरी हो जाएंगी। और माँ की अधूरी हसरतें पूरी करना एक बेटे की चाहत होती है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? खादिम बलोच ने शान के झुके सर को देखकर सवाल किया। तो मुसलसल सर झुकाए खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। इस बार भी उसने इस बात में सर हिलाकर खादिम बलोच की बातों पर हामी भरी। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ की अधूरी हसरतें पूरी हो जाएं। उनकी चाहत मरने के बाद ही सही, लेकिन मुकम्मल हो। तो फिर जाओ और कोशिश करते रहो जब तक कामयाबी नहीं मिलती। शान को हुक्म सुनाकर वो वापस हवेली आ गया। अब मुबशिर की भी क्लास लगानी थी। शान ने खादिम बलोच की पीठ को देखा। इस इंसान ने उसकी माँ को सिर्फ ज़रूरत के तौर पर रखा हुआ था। जब भी आता बस अपनी ज़रूरत पूरी करके चला जाता। कभी शान से मोहब्बत नहीं जताई। जब उसकी माँ मर गई तब शायद खादिम बलोच ये भी भूल गया कि इसका कोई बेटा भी। मगर जब अपनी ज़रूरत पड़ी तो वो शान के पास आ गया। मैं आपका बेटा ज़रूर हूँ, लेकिन आपके मेरे मिजाज, इरादे और वादे नहीं मिलते। मैं हवेली आना चाहता हूँ, आपका नाम भी चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी माँ की हसरत थी। मगर मुझे आपसे कोई चाहत नहीं। उसकी आंखों में वीरानी ही वीरानी थी और मेरा बच्चा सिर्फ मेरा होगा। इसके पीछे आपको जायदाद मिलेगी, ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। लेकिन जैसे आपने मेरी माँ को उनकी एक जायज़ ख्वाहिश के लिए इस कदर तड़पाया कि वो तड़प तड़प कर मर गई, वैसे ही मैं भी आपको तड़पाऊंगा। बस इंतज़ार करें वक्त बदलने का, और वक्त हर एक का बदलता है, मेरा भी बदल जाएगा। अरे मैं सच कह रहा हूँ, तो मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं करती? यार, मैं तुमसे वाकई मोहब्बत करता हूँ। उस नाज़ली का मेरी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है। वो तुमसे झूठ बोल कर चली गई और तुम उसकी बातों में आकर मुझसे उलझ बैठी हो। मुबशिर कितनी ही देर से उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो मुंह फुलाए एक तरफ बैठी हुई थी। मैं गलत नहीं समझ रही, वो तुम्हारी पहली बीवी है। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम उसके हुस्न के दीवाने हो। वो मुझसे ज़्यादा प्यारी है, इसीलिए उसके पास लौट कर गए थे ना? अरे बाबा, मैं उसके पास नहीं गया, मैं बस उसे सबक सिखाने गया था। किस तरीके से सबक सिखाने गए थे? उससे हम बिस्तरी करके? शबाना ने भवें सुकेड़ कर कड़े तेवरों से उसकी तरफ देखा। मैं भला क्यों इस फालतू औरत के साथ हम बिस्तरी करूँगा? मुझे इसके वजूद से नफरत है। मैं तो बस चाहता था वो मेरी गुलामी करे, पाँव दबाए और मैं उसे जूते की नोक पर रखूँ। अच्छा, तो ये सब करने के लिए आप उसके कमरे में बेड पर विराजमान थे और वो मेरे कमरे में आई सूट लेने के लिए? वो झूठ बोल रही थी। मुबशिर का दिल चाहा अपना सर पीट ले। वो भला झूठ क्यों बोलेगी? उसे कितने नफलों का सवाब होगा झूठ बोलकर। मैं नहीं जानता, यकीनन वो हम दोनों के अंदर दरार पैदा करना चाहती है। यकीनन वो हम दोनों के दरमियान दरार पैदा करना चाहती है। जब मैंने तुमसे शादी नहीं की थी तब वो चाहती थी कि मैं उसके सर पर सोता ना लेकर आऊँ, मगर मुझे तुमसे बेहद बेपनाह मोहब्बत थी। वो ख़ानदान से टकरा गया तुम्हारी खातिर। मुबशिर ने उसे अपनी बातों के जाल में उलझाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसके करीब आ गया। एक बात याद रखिए, आपका बच्चा सिर्फ मुझसे पैदा होगा मुबशिर, क्योंकि मैं आपकी मोहब्बत हूँ। अरे बच्चा तुमसे ही पैदा होगा, लेकिन तुम बच्चा पैदा करने की इजाज़त तो दो। वो अपनी शर्ट निकाल कर उसके मज़ीद करीब आ गया। ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे दूर रहो। अपना हाथ उसके सीने पर रखकर शबाना ने उसे खुद से दूर किया। अगर मैं तुमसे दूर रहूँगा तो फिर हमारा बच्चा इस दुनिया में आना नामुमकिन है। कमर से पकड़कर उसने शबाना को अपनी तरफ खींचा। आप जितना इन 15-20 दिनों के अंदर मेरे साथ कर चुके हैं, उसके बाद यकीनन बच्चा पैदा हो ही जाएगा। वो नाराज सी अभी भी खफा थी। नहीं ना, और करना है। तुम जैसे हसीन मुजस्मे को देखने के बाद मुझसे सब्र नहीं होता, ऊपर से तुम मेरी बीवी हो, मेरी मोहब्बत हो। आओ ना, हम दोनों प्यार कर लेते हैं। वो उसकी कमीज़ निकालने लगा। जैसे ही वो उसका कमीज़ निकालने में कामयाब हुआ, शबाना के दिलकश वजूद की रानाइयाँ छलक कर उसके सामने आ गई। बेलिबास होते ही वो मुबशिर से चंद इंच की दूरी पर बैठ गई। क्या हुआ? दूर क्यों हो गई? मेरे पास आओ। अभी तो पास थी और अभी दूर जा बैठी हो मुझसे।
मुझसे एक वादा करें। कैसा वादा? वो उसके सीने की तरफ हाथ बढ़ा गया जो इस वक्त काले रंग के पर्दे में कैद था। दोनों प्यालों को छूते ही मुबशिर के वजूद में एक करंट सा दौड़ गया, मगर शबाना ने इसके दोनों हाथों को पकड़कर साइड कर दिया। मैंने कहा, पहले मेरी बात सुन। हाँ, मैं तुम्हारी ही बात सुन रहा हूँ। तुम्हारे सिवा मेरे पास कोई और काम है ही नहीं। वो ललचाई नजरों से इसके भरपूर वजूद को देख रहा था। आइंदा के बाद आप नाज़ली के पास नहीं जाएंगे और ना ही उससे कोई बात करेंगे। आपको अगर पानी भी चाहिए तो वो मुझसे लेंगे। मैं ना देख लूँ वो आपके पास आई या फिर आप उसके पास गए। भले वो आपकी बीवी है, लेकिन हमारी शादी इसी शर्त पर हुई है कि आप उसे तलाक दे देंगे। हाँ, मैं उसे तलाक दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पेट में हमल ठहरना चाहिए। उसके लिए मुझे कोशिश करनी है मेरी जान। वो अब बिना उसकी कोई बात सुने शबाना को कमर से दबोचकर अपना वजन उस पर डालता हुआ उसे बेड पर लिटा गया। जैसे ही वो बेड पर लेटी, शबाना के वजूद को ब्लैक ब्रा से आज़ाद करके इन खूबसूरत प्यालों को हाथों में पकड़कर जोर जोर से मसलने लगा। शबाना की आहो बका शुरू हो गई। दोनों हाथों से उसने मुबशिर के चेहरे को पकड़कर अपने होंठ उसके होंठों से मिला दिए। दोनों एक दूसरे के होंठों का जाम पी रहे थे और मुबशिर उसकी धड़कनों पर उभरे बड़े बड़े उभारों को पूरी तरह मसल रहा था। शबाना की आंखें अरूज पर थी। होंठों को छोड़कर वो उभारों को मुंह में लेकर चूसने लगा, लेकिन वक्फे वक्फे से वहां काटता तो शबाना की सिसकी निकल जाती। कुछ देर बाद वो उठा और शबाना के निचले हिस्से को ट्राउजर से आज़ाद करके इसकी गहराइयों में अपना हाथ फेरने लगा। वो तड़प उठी। वो आज उसे मज़े की हद पर ले जाकर खुश कर देना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था नाज़ली की वजह से जो आज उन दोनों के दरमियान रंजिश पैदा हुई है वो कुछ और दिन रहे, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से नाज़ली को छोड़कर शबाना से शादी की थी। अगर यहाँ भी वो वारिस उसके पेट में मुंतकिल करने में कामयाब नहीं रहा तो उसका बाप यकीनन उसे जान से मार देगा, और यही वो नहीं चाहता था। लड़कियां तो बाद में भी मिल जाएंगी, मोहब्बत तो फिर बाद में भी हो सकती है। नाज़ली जैसे कितनी ही उसे फिर मिल सकती थी, मगर वारिस पैदा करने के लिए फिलहाल उसे शबाना की ज़रूरत थी। इसीलिए वो उसे नाराज़ नहीं कर सकता था। इसके वजूद को पूरी तरह सुलगाकर जब वो शबाना के अंदर उतरा और दमदार धक्के लगाना शुरू कर दिए तो शबाना का पूरा वजूद पूरी तरह हिल रहा था। आज वाकई वो बहुत खुश हुई थी। जिस जोश का मुजाहिरा मुबशिर ने आज किया था, ऐसा जोश सिर्फ शादी की रात देखने को मिला था। इसके बाद तो वो अपनी ज़रूरत ही पूरी करता था। ये बात शबाना ने बहुत अच्छे तरीके से महसूस की थी, लेकिन आज जिस जोशीले अंदाज में इसके वजूद पर छाया हुआ था उसे यही चाहिए था, और ये आज उसे मिल रहा था। इसीलिए अपनी नाराज़गी भुलाकर वो उसके साथ भरपूर अंदाज में मोहब्बत जता रही थी, क्योंकि वो खुद भी चाहती थी इस खानदान का वारिस उसी के पेट से आए। अगर ऐसा हो गया तो बलोच खानदान के ऊपर वो राज करेगी। उसके एक इशारे पर काम बन और बिगड़ जाएंगे। इसीलिए मुबशिर के वजूद की हिद्दत को अपने अंदर समोकर वो पुरसुकून होकर एक तरफ लेट गई। आंखों में रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब थे। मन ही मन वो इस पूरे खानदान और हवेली पर राज करने के रोजाना ही ख्वाब देखती थी और नाज़लीन का हशर बुरा कर देना चाहती थी। नाज़ली से उसे अल्लाह वास्ते का ही बैर था। हालांकि इसकी शादी मुबशिर से हुई, उसमें नाज़लीन की कोई गलती नहीं थी, मगर फिर भी उसे इस बात से ही बहुत चिढ़ थी कि खानदान वालों ने उसे छोड़कर नाज़ली को मुबशिर के लिए पहली पसंद चुना। दूसरा, वो उसके रंग रूप और खूबसूरती से बहुत ज़्यादा खार खाती। मुबशिर कहता तो था कि उसने एक पल के लिए भी नाज़ली से मोहब्बत नहीं की और ना ही उसे नाज़ली के वजूद से कोई लेना देना है। उसकी यहाँ रहने से मुबशिर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शबाना को इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं था। जिस कदर वो हसीन थी, उसके हुस्न के जाल में कोई भी फंस सकता है। इसीलिए शादी की पहली रात शबाना ने मुबशिर को अपने वजूद में सरायत करने से पहले नाज़ली से तलाक का मुतालबा कर दिया, मगर जब तक वो उसे तलाक दे नहीं देता तब तक शबाना को सुकून नहीं आएगा। अरे वाह, मेरी बीवी पकोड़े बना रही है। शान घर आया तो अरीबा किचन में खड़ी कुछ खटर पटर करने में मसरूफ थी। जैसे ही वो करीब आया तो देखा कढ़ाई में गर्मा गर्म पकोड़े तले जा रहे थे। मैंने सोचा तुम तो मुझे कहीं घुमाने लेकर नहीं जाओगे, इसीलिए घर में ही अपने लिए कुछ ना कुछ बना लो। न जाने तुम्हारा ये जुनून जज्बा कब ख़त्म होगा और कब हम एक कमरे के इस फ्लैट से बाहर निकलेंगे। वो मुंह बनाकर मजीद पकोड़े कढ़ाई में उतारने लगी। शान को उसका खफा चेहरा बहुत भला महसूस हो रहा था। क्या मेरे जुनून और जज्बे को लेकर
तुम मुझसे खफा हो? वो उसके करीब शेल्फ पर बैठ गया। कोई ऐसी वैसी खफा मुझसे पूछे, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें पकड़कर ऐसा मारती कि तुम्हारी अकल ठिकाने पर आ जाती। पास पड़ा बेलन उठाकर उसने शान के सामने लहराया ताकि वो उससे डर जाए, और शान ने भी भरपूर डरने की एक्टिंग कर डाली। या अल्लाह, कितनी खतरनाक बीवी मिली है मुझे, मारने की बातें कर रही है। इसके यूं भरपूर डरने का मुजाहिरा करने पर अरीबा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ऐसी बुरी एक्टिंग के 2 रुपए काटने पड़ेंगे। अरे बुरी एक्टिंग किसकी बोला? तुम क्या जानो, अगर मैंने ऑडिशन दिया होता तो आज मैं सुपरस्टार होता। इसको एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिंग कहते हैं। वो हाथ धोकर पकौड़ों की प्लेट उठाए छोटी सी डाइनिंग टेबल पर आ बैठी। वाओ, बहुत मज़े के हैं, तुम्हारे हाथ में बहुत जायका है। पकौड़े को मुंह में रखते ही वो बिना तारीफ किए ना रह सका। तुम्हारी बीवी में बहुत सारे टैलेंट हैं, लेकिन उसके दूसरे टैलेंट देखने के बजाय तुम्हें बस एक ही काम से मतलब है। यार, तुम हर बात में मेरी मोहब्बत को क्यों दरमियान में ले आती हो? क्योंकि मुझे शदीद कोफ्त होने लगी है। वो बेदरी से पकौड़ों को चबाते हुए उसके हिस्से का गुस्सा पकौड़ों पर निकाल रही थी। यार, इतने मज़ेदार पकौड़े बनाए हैं, क्यों इन बेचारों को तकलीफ दे देकर खा रही हो? थोड़ा नरमी का मुजाहिरा करो और सरूर ले लेकर खाओ। उसने बात को बदलने की कोशिश की, जैसे आप बहुत नरमी का मुजाहिरा करते हैं। वो अब भी जली भुनी बैठी थी। यार, मैं जो करता हूँ उसमें नरमी का मुजाहिरा नहीं किया जा सकता, इसमें जोश जुनून जज्बा लगता है। और अगर सामने अपनी मोहब्बत हो तो फिर नरमी दिखाना फजूल है। बस आपकी यही फजूल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। वो उसके सामने से पकौड़ों का बाउल उठाकर दूर जा बैठी। गहरा सांस भर के वो उठकर इसके करीब आया, 3 से 4 पकौड़े उठाए और उसके खफा खफा चेहरे को देखते हुए मुस्कुराया। वो चाहकर भी उसे अपनी सिचुएशन नहीं बता सकता था। अच्छा, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारी मनपसंद कुछ चीज़ें लेता आऊँगा। तब तक तुम तैयार रहना और सोना बिल्कुल भी मत, वरना तुम जानती हो। वो इशारों ही इशारों में जो उसे समझा कर गया था, अरीबा को शदीद गुस्से ने आ लिया। मैं भी सो जाऊँगी, हर वक्त एक ही काम है इसको। अपना सामान उठाकर उन्होंने नक्सी से हवेली के अंदरूनी हिस्से तक का सफ़र किया। चंद मीटर का ये सफ़र जुनैरा के लिए किस कदर मुश्किल रहा, ये बस वही जानती थी। जैसे ही अल्तमश और जुनैरा लाउंज में दाखिल हुए तो जुनैरा को वो दिन याद आ गया जब वो यहाँ खड़े होकर चीख चीख कर अपने लिए इंसाफ मांग रही थी और किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया, बल्कि उसे ही बुरा भला गंदा बोलकर इसके वजूद की तस्लील की, धमकियाँ दे देकर यहाँ से निकाल दिया। किस कदर जिल्लत आमेज़ लम्हा था वो, ये बस वही जानती थी। इस वक्त वो इस मुकाम पर खड़े होकर रो रही थी, लेकिन आज जब वो इस मुकाम पर कई सालों बाद लौट कर आई तो उसका दिल दिमाग चट्टान हुआ था। आंखों में पथरीले तासुरात वाज़ह थे। सब लोग उसे नफरत भरी उन्हीं नज़रों से देख रहे थे, लेकिन आज उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अल्तमश की आंखों में भी सुर्ख रंग उतर आया। उसे भी वो दिन याद था जब उसकी माँ यहाँ खड़े होकर अपने लिए इंसाफ मांग रही थी, जब खालिद बलोच ने उसकी माँ के साथ ज़्यादती की और यहाँ के लोग यकीन नहीं कर रहे थे। उसे वो दिन भी याद था जब उसकी माँ इंसाफ के लिए टके टके के वकीलों से मिलती और वो उसे जलील करके निकाल देती। फिर अदालतें लगी जिनमें उसकी माँ से ऐसे ऐसे सवालात किए गए जिन्हें सुनकर ही एक शरीफ इंसान अपनी जान खुद ले ले। लेकिन उसकी माँ ने ये सब कुछ बर्दाश्त किया सिर्फ उसकी खातिर, और इन अज़ियतों की वजह सिर्फ बलोच खानदान था। रहमत, मेरा सामान ले जाकर मेरे कमरे में रखो। जुनैरा ने रहमत को आवाज़ दी, जो बरसों पहले भी इस घर में मुलाजमा का काम करती थी और आज भी यहाँ पर मौजूद थी। उसके इस तरह हुक्म देने पर हाजरा के वजूद में आग सी लग गई। तुम्हारा इस हवेली पर कोई हक नहीं है। कोर्ट के जरिए तुम हवेली के अंदर आई हो, इसका मतलब ये नहीं तुम यहाँ के लोगों पर अपना हुक्म चलाओ। वो तन फन करती जुनैरा की तरफ बढ़ने ही लगी कि अल्तमश अपनी माँ के सामने ढाल बन गया। चाचा जी, आप अपनी बीवी को हमारी अहमियत का एहसास दिलाएंगे या फिर मैं खुद बोलकर आप लोगों को आपकी औकात दिखाऊं? इसका लहजा इतना सख्त ज़रूर था कि वहाँ खड़े सब लोगों की ज़ुबान चंद लम्हों के लिए तालू से चिपक गई। कल के लड़के हो तुम, इस तरह बदजुबानी करना तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें सिखाया होगा। ये हमारे ख़ानदान वालों का पेशा नहीं है। हाजरा की ज़ुबान अभी भी बंद नहीं हुई। हाजरा, पीछे हट जाओ। खादिम बलोच ने उसे पीछे बुलाया, लेकिन वो तो अल्तमश और जुनैरा के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाना चाहती थी। हाजरा, पीछे आओ और तुम सब लोग मेरी बात सुनो। वहाँ खड़े तमाम लोगों को खादिम बलोच ने अपनी तरफ बुलाया। सब लोग लाउंज में जमा हो गए। सावरी ने डरते डरते अल्तमश की तरफ देखा, जिसका ध्यान तो उसकी तरफ नहीं था, लेकिन फिर भी सावरी के पाँव थरथरा रहे थे।
आज के बाद ये दोनों इसी हवेली के अंदर रहेंगे और तमाम मुलाजमों पर इनकी हर बात मानना उतना ही फ़र्ज़ है जितना कि हमारी बातों को मानना। इन्हें हवेली के किसी भी हिस्से में आने जाने से कोई नहीं रोकेगा, कोई भी इनके साथ बदजुबानी नहीं कर सकता, चाहे वो घर का बंदा है या फिर मुलाजिम। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाजरा को अभी भी समझ नहीं आ रही थी इन दोनों की अहमियत इस हवेली में एक घर की फ़र्द सी है, ये वो अच्छे तरीके से जानती थी। और भले वो दोनों कोर्ट केस के ज़रिए इस हवेली में दाखिल हो गए हैं, लेकिन भला हवेली वालों को कौन मजबूर कर सकता है किसी का हुक्म मानने के लिए। और खादिम बलोच जो उनसे इस कदर नफरत करता था, वो आज तमाम घर वालों को इनका हर हुक्म मानने को क्यों बोल रहा है? अगर वो घर के अंदर दाखिल हो गए हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें फ़र्द सी इज्जत देने का क्यों कह रहा है? हाजरा को फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि कमरे में जाकर वो अपने खाविंद से इस बारे में ज़रूर पूछेगी। और हाँ, अपने रहने के लिए जो भी कमरा ये लोग हवेली में मुंतखब करें, इन्हें वो कमरा खोल कर दे दिया जाए। वो अपनी बातें कहकर खामोश हो गए तो अल्तमश ने खुशमगी नज़रों से उनकी तरफ देखा। आप कुछ भूल तो नहीं रहे? अल्तमश की आवाज़ पर खादिम बलोच का हलक तक सूख गया। थूक निगल कर उन्होंने कुछ बोलने के लिए दोबारा होंठ खोले। इस हवेली के अंदर जितनी अहमियत एक एक फर्द की है, इन सबसे ज़्यादा अहमियत अल्तमश और जुनैरा की है, क्योंकि ये हवेली उनकी है। ये बात उन्होंने कैसे बोली थी, ये बस वही जानते थे। इस बात को बोलते हुए उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपनी गद्दी अल्तमश और जुनैरा के हवाले कर दी हो, जैसे अब वो इस हवेली के मालिक और खादिम बलोच एक आम आदमी। सभी लोग आंखों में नफरत, होंठों पर बुड़बुड़ाहट लिए इन्हें खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए जाने लगे। जुनैरा का ध्यान किसी की तरफ नहीं था सिवाय खालिद बलोच के। जब वो जाने लगा तो जुनैरा ने कहर बरसाती नजरों से खालिद बलोच की तरफ देखा, जिसकी आंखों में तमस्खर साफ वाज़ह था, जैसे वो आंखों में कह रहा हो कि तुम अब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मगर जुनैरा के दिल में जो आग जल रही थी वो पल में जतला गई कि अब खालिद बलोच की दुनिया वो जला कर राख कर देगी। रात के 2 बज रहे थे और वो सोने के बजाय छत को घूर रही थी जब अल्तमश उसके कमरे में आया। तब भी पोजीशन ज़रा तब्दील ना की। अल्तमश के लिए ये हैरान कौन था? पहले जब भी वो उसके पास आता तब या तो वो पूरी तरह अलर्ट हो जाती या फिर कहीं छुपने की कोशिश करती, मगर आज वो खामोश लेटी थी। चंद कदमों में ही वो उसके करीब आया, चौड़ी किलाई से घड़ी निकाल कर साइड टेबल पर रखी, कफलिंग्स उतार कर घड़ी के बराबर रखे, शर्ट के 2 ऊपरी बटन खोल कर वो सोफे पर जा बैठा। क्या हुआ सावरी? अल्तमश की आवाज़ पर उसने गर्दन मोड़ कर देखा और नफी में सर हिलाया। इधर आओ मेरे पास। प्यार से बुलाने पर वो उठकर गुलाबी छोटे छोटे कदम फर्श पर रखती एन उसके सामने आ खड़ी हुई। खूबसूरत नाजुक वजूद पर गुलाबी सिल्क का सादा सा गाउन भी जच रहा था। अल्तमश ने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी गोद में बिठाया और सावरी की नाजुक सी कमर में अपने मजबूत बाजू हाइल किए। क्या हुआ मेरी छोटी सी बीवी को? आज चुपचाप बैठी है। वो सर झुका के बैठी रही। बोलो। क्या बोलूं? वो बुड़बुड़ाई, मगर आवाज़ इस कदर धीमी थी कि अल्तमश बमुश्किल समझ पाया। देखो, अगर ऐसे चुप बैठी रहोगी तो मैं अपनी मनमानियाँ कल से ज़्यादा करूँगा। वैसे भी आप रोज़ बरोज़ पुरशिद्दत होते जा रहे हैं। वो मुंह बना कर रह गई। हाँ, क्योंकि मेरी बीवी का हुस्न दिन ब दिन मेरी गुर्बत में रहकर बढ़ रहा है। कमर पर बंदी डोरी को खोलकर अल्तमश ने उसके कान को कंधे से नीचे सरकाया। अल्तमश, एक बात पूछूं? एक नहीं 100 सवाल पूछो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पूरी रात है। अब से सुबह तक एक एक लम्हा तुम्हारा है। उसके कांधे पे अपने लब रखता वो सावरी के कान में मीठी मीठी सरगोशी करने लगा। सुबह होने में तो बस 4 ही घंटे हैं। वो जैसे परेशान सी हो गई। अल्तमश ने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या तुम मेरा मजीद वक्त चाहती हो? वो मुस्कुराया तो गालों में डिम्पल पड़ने लगे। सावरी ने नज़र भर के उसके खूबरू चेहरे की तरफ देखा। अल्तमश जो उसके चेहरे के तासुरात का जायजा ही ले रहा था, उसके यूं बेखुद होकर देखने पर सरशार सा हो गया। उसके होंठों को नरमी से छूकर उस सावरी को होश की दुनिया में वापस खींच लाया। मैं कैसे आपके वक्त की डिमांड कर सकती हूँ? मुझे इतना हक है ही नहीं। वो सर झुका गई। मेरी तरफ देखो सावरी। अल्तमश ने थोड़ी से पकड़कर उसके चेहरे को
उसके झुके सर को उठाया। क्या इस वक्त मेरा तुम्हारे साथ होना तुम्हें नहीं बता रहा तुम्हारा क्या हक है? क्या जब जब मैं तुम्हें छूता हूँ मेरा लम्स तुम्हें बावर नहीं करवाता तुम्हारा क्या हक है? जब जब हम एक हुए तुम्हें महसूस नहीं हुआ तुम्हारा क्या हक है? क्या जब मैं तुमसे अपने बच्चे की डिमांड करता हूँ तब तुम्हें एहसास नहीं होता तुम्हारा क्या हक है? जब तुम निकाहनामा साइन कर रही थी तब तुम्हें महसूस नहीं हुआ तुम पर मेरा और मुझ पर तुम्हारा क्या हक है? वो पे दर पे इतने सवाल कर गया कि सावरी हक्का बक्का रह गई। तुम मेरी बीवी हो, वो उसकी आंखों में देखकर जता रहा था। मुझसे मेरे वक्त की और किसी भी चीज़ की डिमांड कर सकती हो, मगर आपने तो कहा था मैं सिर्फ शिश। वो कुछ कहना चाहती थी मगर अल्तमश ने शहादत की उंगली उसके लबों पर रखकर खामोश करवा दी। 1 मिनट उठो। उसके बोलने पर जैसे ही वो उठी तो कान वजूद से अलग होकर ज़मीन पर जा गिरा। सावरी ने तब से आंखें मींच ली। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा मुझ पर क्या हक है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा तुम पर क्या हक है। उसके वजूद पर लगे बाकी पर्दे भी वो एक झटके में उतार कर वापस अपनी जगह बैठ गया। अब दूसरी तरह मेरी गोद में बैठो। एक नया हुक्म, नई फरमाइश पर वो नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी तो अल्तमश ने कमर से पकड़कर उसे किसी छोटी बच्ची की तरह अपनी गोद में ऐसे बिठाया कि सावरी की एक टांग दाएं और दूसरी बाएं तरफ थी। घुटने मोड़कर वो उसकी गोद में ऐसे बैठी थी कि धड़कनों के भारी उभार अल्तमश के सीने से टकरा रहे थे। सावरी तुम बहुत खूबसूरत हो। अपनी खूबसूरती और मासूमियत से तुम मुझे खुद में कैद कर रही हो। इसके चेहरे को दोनों हाथों में भरकर वो इन पंखुड़ी नुमा लबों पर झुकाया। वो आंखें हैरत से खोले उस इंसान को देख रही थी जो पल में तोला और पल में माशा हो जाता था। वो उसके मुलायम होठों की नरमाई को धीरे धीरे अपने अंदर उतार रहा था, एक जुनून जो धीरे धीरे बढ़ रहा था और सावरी को सांस लेना मुहाल हो गया। धड़कनें इस कदर बढ़ गईं कि धड़कनों के उभार उठ कर अल्तमश की ठोड़ी छूने लगी। आखिर वो पुकार उठी, अल्तमश बोलो। वो चंद सानी के लिए पीछे हटा। आप इस कदर शदीद क्यों हो जाते हैं? उठती गिरती धड़कनों को संभालते हुए वो बमुश्किल बोल पाई, क्योंकि तुम्हारे करीब आकर मैं खुद पर अपना ज़ब्त खो देता हूँ। वो नाजुक खूबसूरत कमर के गिर्द हिसार बांधकर उसकी मुलायम गर्दन पर अपने रख किया। सावरी ने दोनों बाजू अल्तमश की शानों के गिर्द हायल किए। उसका सब्र भी जवाब देता जा रहा था। अल्तमश की शिद्दतों पर उसके वजूद में भी जज्बात की आग भड़क उठी थी। सांस उखड़ने लगी तो अपना सर पीछे गिराकर वो गहरे गहरे सांस भरने लगी। अल्तमश उसे उठाकर बेड पर ले आया। खुद भी अपनी शर्ट और पैंट निकालकर सोफे पर फेंकी और सावरी के बराबर करवट के बल लेटकर उसकी एक टांग उठाकर अपने ऊपर रखी। होंठों से एक बार फिर होंठों को मिलाकर इस बार अल्तमश की उंगलियां उसकी गहराइयों को सहला रही थी। सावरी के मुंह से निकलने वाली आवाज़ें अल्तमश के मुंह में ही कहीं दब गई। क्या आज रात तुम्हारा मन मुझसे बातें करने का है? अपना चेहरा पीछे हटाकर वो उससे सवाल करने लगा। हाथों का अमल उसकी गहराइयों में मुसलसल जारी था। वहाँ कोई कमी नहीं आई थी। सावरी के मुंह से निकलने वाली सिसकियाँ और चेहरे पर नमूदार हुए जज्बात अल्तमश को भले महसूस हो रहे थे, मगर फिर भी इस दरमियान अपने सवाल का जवाब चाहता था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। उसकी गहराइयों में मौजूद मजबूत उंगलियों ने सख्त गुस्ताखी की। हाँ, वो बस इतना ही बोल पाई और दोबारा आहें भरने लगी। तो ठीक है, आज हम अपने अमल को जल्दी से अंजाम देते हैं। तुम्हें तड़पाने का इरादा तर्क करते हैं ताकि मेरी बीवी मुझसे फ्री होकर कुछ बातें कर सके। उसके नाजुक सरापे पर हाथ फेरता हुआ वो उठकर बैठ गया और अपनी पोजीशन सेट करके एक ही झटके में सावरी की गहराइयों तक उतर गया। एक जोरदार चीख उसके मुंह से हर बार की तरह बरामद हुई। तकिए को मुट्ठियों में भरकर वो खुद को उसके अमल के लिए तैयार करने लगी, मगर उसके वजूद पर झुककर अल्तमश सावरी की आंखों में झांकने लगा। क्या वाकई मेरा अमल इस कदर शदीद होता है कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, या फिर ये तुम्हारी नाजुक मिजाजी है? वो उसके चेहरे के तासुरात को बगौर देख रहा था, जहाँ नाजुक मिजाजी के कोई तासुरात नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि वो जानता था वह एक भरपूर मर्दाना वजाहत का हामिल मर्द है। इसे बर्दाश्त करना किसी माहिर औरत के लिए भी शायद मुश्किल हो, और यह तो फिर भी बच्ची है। उसके हाथों को तकिए से छुड़वा कर वो खुद अपने हाथों में कैद करते हुए वो सावरी के वजूद पर अपना साया कर गया। धीरे धीरे ये अमल तेज होना शुरू हो गया। हर बार की तरह ये वक्त सावरी के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। उसकी जान निकलने के दर पर आ गई। आज भी उसकी हालत पिछले तमाम दिनों की तरह बेहद खराब हो गई। पूरा वजूद पसीने से तरबतर हो गया। आखिर
बुखार अल्तमश कतरा कतरा करके उसके वजूद में उतरता चला गया। अपने अमल को सरअंजाम देकर वो भी निढाल हो गया था, लेकिन सावरी का हाल बहुत बुरा था। वो काफ़ी देर तक गहरे सांस लेती रही। अल्तमश ने उसके नाजुक वजूद को खुद में समोकर पीठ थपथपाना शुरू कर दी ताकि वो कुछ देर में पुरसुकून हो जाए। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ ही देर में वो नॉर्मल हालत में आ गई। सुबह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो उसके सीने पे अपनी मखरूमी उंगलियों से ऐस लिखने लगी। अल्तमश ने उसकी उंगलियों की हरकत को जांचा, फिर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। मेरा हवेली आना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, वो मुंह बनाकर बोली, क्योंकि अल्तमश ने बात को उल्टा रंग दे दिया था। तो फिर बताओ, क्या अच्छा नहीं लग रहा? किसी ने कुछ बोला है? बस एक बार मुझे बताओ, मैं उसकी अच्छी खबर लूँगा। उसके यूं संजीदा हो जाने पर सावरी की आंखें फैल गईं। क्या वो उसकी वजह से कोई तमाशा करेगा? नहीं नहीं, किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला। वो नजर चुराकर दोबारा उसके सीने पर अपनी उंगलियों को घुमाने लगी। अब वो उसे कैसे बताती कि उसे अपनी तबीयत बहुत बोझिल लग रही है, खाने पीने में भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। दोपहर में खाने के बाद उसे उल्टी भी आ गई थी। शायद ये उसकी तबीयत खराबी के बायस था, लेकिन इतनी छोटी सी बात अगर अल्तमश को बताएगी तो वो शायद उस पर हंसेगा। सोचते सोचते वो कितनी ही बार उसकी धड़कनों पर अपने नाम का हुर्फ लिख गई। जब अल्तमश ने उसके चलते हाथ को यकदम अपनी मुट्ठी में लिया। क्या मुझ पर अपनी मोहर लगा रही हो? वो अपनी गहरी काली आंखों से उसकी बड़ी बड़ी आंखों में झांकने लगा। आप पर तो मेरे नाम की मोहर उसी दिन लग गई थी जिस दिन हमारा निकाह हुआ था। नजरें झुकाकर उसने जो बोला, अल्तमश का दिल अशश कर उठा। बातें बनानी आ गई हैं मेरी छोटी सी बीवी को। मुस्कुराते हुए वो उसकी लबों को छू गया। एक वकील की बीवी हूँ, इतनी सी बातें भी नहीं बनाऊंगी तो फिर मुझे वकील की बीवी कौन कहेगा? वो जिस्मान से बोल रही थी। अल्तमश के दिल ने एक बीट मिस की। वो खुद हैरान थी, ऐसी बातें न जाने कहाँ से आ रही हैं। पहले दिन तो अल्तमश से इस कदर डर लग रहा था कि वो सांस लेते भी डर रही थी, और अब न जाने ऐसी तब्दीली उसके अंदर कहाँ से आ रही थी। लेकिन पहले मैं तुम्हें सिर्फ जादूगरनी समझता था, लेकिन अब तो तुम्हें तंत्र मंत्र भी आ गए हैं अपनी बातों से दीवाना बनाने के। हुनर आते जा रहे हैं तुम्हें। मुस्कुराकर उसने दोबारा सावरी की गर्दन में अपना सर छुपा लिया। सोचा था आज की रात बस एक बार ही तुम्हें बख्श दूंगा, लेकिन तुमने चंद बातें ऐसी बोल दी हैं कि अब तुम्हारे वजूद की गहराइयों के मजीद राज खोजने पड़ेंगे। वो आँख मार कर कंफर्टर दोनों पर डालकर दो अंदर ही सावरी की गहराइयों के दरमियान अपना सर छुपाकर वहाँ अपनी बेचैनी अंडेलने लगा। वो तड़प कर उठी बैठी, मगर अल्तमश ने उसे पाँव से पकड़कर दोबारा अपनी तरफ खींचा। चंद सेकंडों में ही सावरी की बर्दाश्त जवाब दे गई। ऐसा मत करें। अल्तमश के घने बालों को मुट्ठी में जकड़कर वो उसे दूर हटा देना चाहती थी, लेकिन वो अपना मन भरे बगैर भला कब हट सकता था। इस बार सावरी की आंखें पहले से बढ़कर माहौल को फसूखेज बना रही थी। अल्तमश ने जिस दीवानगी से उसके पोर पोर को रंगा था, वो सावरी के लिए किसी आज़ाद से कम नहीं था। वो उसके वजूद में ही सुकून महसूस करने लगी। अल्तमश उसे अपनी पनाह में जकड़े शायद सो चुका था। इस इंसान की मुझे आदत होती जा रही है। जिस कदर प्यार से ये मुझे ट्रीट करते हैं, आज तक किसी ने नहीं किया। मुझे अपनी पनाहों में आज तक किसी ने नहीं सुलाया, और ये इंसान मुझे अपनी आगोश में लेकर सो जाता है। अगर ये अपना वारिस लेकर मुझसे दूर चला गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? अल्तमश से दूर जाने की सोच ने ही इस मासूम सी जान की रूह को हिला कर रख दिया। यकायक आंखों में नमी भर आई और वो अल्तमश के गिर्द अपने छोटे छोटे बाजुओं का हिसार बनाकर उसके कुशादा सीने में अपना सर छुपा गई। मेरी छोटी सी बीवी। अल्तमश ने मुस्कुराकर उसे मजीद खुद में भेजा तो एक सुकून सावरी की रूह में सरायत कर गया।